हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस। आई होप आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। रक्षाबंधन का ये त्यौहार जो होता है बहुत ही पवित्र त्यौहार है और सभी बहनों को सफलता एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सुपर टेट 2020 से स्पेशल टीचिंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशल पार्ट 2 लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि जो शिक्षण कौशल है ये सुपर टेट में 10 नंबरों का आता है। ठीक है, तो आप इस सभी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दिस इज अनादि मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दृष्टांत इलस्ट्रेशन के प्रकार हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। मौखिक दृष्टांत, लिखित दृष्टांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका जवाब क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि दृष्टांत यानी इलस्ट्रेशन के प्रकार यानी इलस्ट्रेशन है क्या, दृष्टांत है क्या। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपका दृष्टांत है ये जो आपका है चित्रों आदि द्वारा समझाने की एक क्रिया है। ठीक है, चित्रों आदि द्वारा समझाने की एक क्रिया को दृष्टांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दृष्टांत के प्रकार भी होते हैं कई। ठीक है, इलस्ट्रेशन उसके कई प्रकार हो सकते हैं। तो जैसे इनमें से ऑप्शंस दिया हुआ है मौखिक दृष्टांत, आपका लिखित दृष्टांत और ए और बी दोनों। तो देखिए जो आपके दृष्टांत होते हैं वह आपके होता है मौखिक दृष्टांत भी होता है और लिखित दृष्टांत भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो आपका ये मौखिक दृष्टांत और लिखित दृष्टांत के अंतर्गत कौन कौन से दृष्टांत आते हैं। ठीक है, देखिए जो मौखिक दृष्टांत होता है इसके अंतर्गत आपके आते हैं कहानियां, चुटकुले और कविताएं। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका लिखित दृष्टांत दिया हुआ है इसके अंतर्गत आते हैं मॉडल्स। ठीक है, लिखित यानी जो आपका रिटन मटेरियल में दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉडल हो जाएंगे, चित्र हो जाएंगे या फिर आपके मानचित्र हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका दृष्टांत के प्रकार कहता है तो इसका जो आपका उत्तर बनता है यह उत्तर आपका बनता है कि दृष्टांत के प्रकार हैं ए और बी दोनों, यानी मौखिक दृष्टांत और लिखित दृष्टांत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है आपसे कि छात्रों की जो सहभागिता है वो किस प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि व्हेन टीचर एंटर इन द क्लासरूम, राइट, तो आपका जो टीचर और जो बच्चों में कनेक्शन है वो कैसे मजबूत होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है सहभागिता कैसे होगी। तो देखिए जब टीचर क्लास में जाता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो क्या करेगा टीचर, बच्चों से प्रश्न पूछकर, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, चित्र बनवाकर, रिक्त स्थान भरवाकर, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन टीचर और बच्चों का तभी बनता है जब हम कोई कार्य करते हैं, स्वयं करते हैं और फिर बच्चों से भी हम उसको करवा लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बच्चों से करवाएंगे तो हम प्रश्न भी पूछेंगे और चित्र भी बनवाएंगे और रिक्त स्थान को भी भरवाएंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे वाक्य अधूरे छोड़ करके हमने कह दिया और बोला आप इसको अधूरी लाइंस को भरिए। ठीक है, या जैसे आपने खेल, गीत, कविता, नाटक आदि के द्वारा हम बच्चों की जो सहभागिता है उसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका इसका उत्तर है छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, प्रश्न पूछकर, चित्र बनवाकर और रिक्त स्थान भरवाकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज डोंट forget to subscribe my channel. If you like my video, please hit the like button and share with your friends. ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि आपको ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग है क्या। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है इसका। देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया है। संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा, भावात्मक, उपरोक्त सभी। तो उसको बताइए। पहली बात तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग एक्चुअली है क्या। देखिए जो ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग है वह यह है कि आपकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से, ठीक है, संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
फिर से बता देता हूं कि जो ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग है यह आपकी है शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या है। देखिए, संज्ञानात्मक है, मनोप्रेरणा है, भावात्मक है या फिर उपरोक्त सभी है। देखिए दोस्तों, जो आपका ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग है ये आपका सभी है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। संज्ञानात्मक भी है, मनोप्रेरणा भी है और भावात्मक भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना ये कैसा पुनर्बलन हो सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए, शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। देखिए दोस्तों, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा हम कब कहते हैं? टीचर तभी कहता है बच्चों को जब टीचर चाहता है कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें, हम अपने बच्चों को पॉजिटिविटी लाएं। तो इसीलिए बच्चों से कहता है कि शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेल डन, ये तभी कहता है टीचर। ठीक है, तो देखिए ये शाब्दिक पुनर्बलन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अशाब्दिक होगा ये भी नहीं है। तो देखिए जो आपका इसका उत्तर बनता है कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, तो ये सीधा सा दर्शाता है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम बच्चे को जब मोटिवेट करते हैं तभी हम उस बच्चे से बोलते हैं वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, कीप अप द गुड वर्क, इसीलिए बोलते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, सभी दोस्तों से मैं कह रहा हूं कि जो आपका सुपर टेट है इसमें 10 मार्क्स का आता है टीचिंग स्किल्स, यानी शिक्षण कौशल। आप बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका एक एक मार्क्स है ये आपका मेरिट बना देगा और यही एक नंबर आपकी मेरिट डाउन भी कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी सब्जेक्ट्स को आप सुपर टेट में बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षार्थी जब तक नहीं सीख सकते हैं, कब तक? देखते हैं ऑप्शंस। उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, या फिर ऑप्शन देखते हैं, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि शिक्षार्थी जब तक नहीं सीख सकते हैं तब तक, कब तक? देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ सिर्फ शिक्षार्थी की ही बात नहीं आती है, यहाँ पर आती है किसी भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो कब तक नहीं सीख सकता? जब वह स्वयं सीखने के लिए तत्पर ना हो, जब वह स्वयं सीखने के लिए तैयार ना हो। ठीक है दोस्तों, आप उस व्यक्ति को कभी कुछ नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आंसर बनता है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकता है जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। भाई जब हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं हैं तो कोई कैसे सिखा सकता है? एक टीचर मोटिवेट कर सकता है, लेकिन टीचर के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती है। वो बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, बच्चे को पॉजिटिविटी ला सकता है, लेकिन अगर बच्चा चाहेगा स्वयं से कि हमें सीखना ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं, हम न्यूट्रल ही रहना चाहते हैं, तो कभी भी आप उसको नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपका उत्तर बनता है वे सीखने के लिए जब तक तैयार ना हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। अनामिका द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अनामिका द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस देख लीजिए। शिक्षक द्वारा अनामिका को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा अनामिका का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानती हूँ या जानता हूँ, शिक्षक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर दे देना चाहिए।
तो इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए कोई भी शिक्षक है या बच्चा है, वो तभी प्रिपेयर रहता है, तभी जब क्लास में जाता है। एक कोई भी शिक्षक है वह सिर्फ इतना होता है कि अपने बच्चों से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को अनुभव के द्वारा और अपनी पढ़ाई के द्वारा बच्चों को अच्छे से टैकल कर सकता है। लेकिन शिक्षक भी एक कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर का रूप जरूर है बच्चों के लिए, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर भी कोई ना कोई चीज़ें भूल जाता है, तो शिक्षक भी कभी ना कभी, अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है शिक्षक मान लीजिए किसी अवस्था में, तो वो जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का जवाब एडवांस में या तुरंत देता रहे, ठीक है, एडवांस देता रहे। तो इसलिए क्या करना चाहिए शिक्षक को, देखिए जब भी शिक्षक से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो शिक्षक द्वारा अनामिका को चुप करा देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई कोई बच्चा अगर आपसे पूछ रहा है तो आप उसको चुप करा देंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अक्सर ऐसा करा देते हैं शिक्षक हमारे ठीक है, लेकिन ऐसा वो जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, ठीक। शिक्षक द्वारा अनामिका का ध्यान बटा देना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, बिल्कुल गलत है ये आपकी जो पॉजिटिविटी टीचिंग है, जो पॉजिटिव टीचिंग है, बिल्कुल इसकी ओर इशारा नहीं करता है। इशारा आपकी कर रहा है, अगर ये तीनों में आप ऑप्शंस लगाते हैं तो पूरा पूरा इशारा करता है कि आप निगेटिव टीचिंग करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी आपसे कोई चीज़ नहीं आपसे टैकल हो रही है तो आप सीधा से बोल सकते हैं कि शिक्षक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर दे देना चाहिए, ठीक है। दोस्तों देखिए आपका जो उत्तर बनेगा, ये आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका इसका सही उत्तर है कि भाई जब अनामिका द्वारा प्रश्न पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए शिक्षक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। यही आपकी एक पॉजिटिव टीचिंग का मेथड होता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने बच्चों से झुके नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि झुके नहीं, कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चों को पॉजिटिविटी पर रखें, उनके अंदर कोई निगेटिव थिंकिंग मत आने दें, क्योंकि अगर निगेटिव थिंकिंग आ जाती है तो आपकी जो छवि होती है वो धूमिल होने लगती है बच्चों पर। जब आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप सीधा से बोल सकते हैं कि मैं इसको समझकर आपको बाद में बता देता हूँ, राइट नाउ आई एम वेरी बिजी, इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं। बच्चा भी उस चीज़ को समझ सकता है आपकी, लेकिन आप उसको नेगेटिविटी की ओर बिल्कुल भी ना लेके जाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। देखिए आपसे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना, ठीक है दोस्तों, जो कौन सी घटना है नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। ऑप्शंस देख लीजिए, दंड देना, पुरस्कार को रोक लेना, दर्दनाक उद्दीपक को दूर करना, अत्यधिक पुरस्कार देना। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बलन का जो उदाहरण है वह है आपकी है दर्दनाक उद्दीपक को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है। देखिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर जब क्लास में जाएगा तो यानी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का यूज तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है, चर्चा भी करेगा, ठीक है, कहानी भी कहेगा। लेकिन प्रश्न आपका कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। रुचि हमारी तभी बनती है व्हेन टीचर आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल आपका सही है। देखिए जब भी कभी शिक्षक क्लासरूम में जाता है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऊटपटांग की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन एक चतुर जो अध्यापक होता है, जो एक अच्छा अध्यापक होता है, जिसके अंदर एक टैलेंट होता है
कि वो अपने बच्चों को किस तरह से टैकल कर ले, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कर देता है कि बच्चों से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है बीच में ही। तो तुरंत क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जितने भी हमारे शिक्षक हैं उन्होंने देखा भी होगा कि बच्चे तुरंत सहम कर बैठ जाते हैं और क्लास में रुचि भी लेने लगते हैं और सुचारू क्लास को जारी रखने में पूरा सहयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कि वह प्रश्न पूछता रहे। प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, देखिए व्हेन एनी क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनी स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा इसका जवाब, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं हम उन्हें क्या करेंगे। देखिए, जब भी कक्षा में बच्चा आपसे पूछता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलता कि वह आपको चेक कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो हम टीचरों के लिए यही बोल देंगे कि वो आपको चेक नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन वह आपसे कनेक्ट हो रहा है। आप पॉजिटिव रहिए, वह आपसे क्या हो रहा है, वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब वो आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। वह जो सब्जेक्ट है, जो आपकी टीचिंग है, उससे वह रुचि लेता है। तो इसलिए जो आपका उत्तर जाएगा वह जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए अध्यापकों को। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आप भी पॉजिटिव रहिए और बच्चों को भी पॉजिटिव रखिए। ठीक है, जब बच्चा प्रश्न आपसे पूछेगा तो क्या होगा, उसका भी रुचि लगेगी, मन लगेगा और आपका भी मन बिल्कुल लगेगा टीचिंग में। क्योंकि देखिए, कनेक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक बच्चे आपसे कनेक्टेड नहीं होंगे और जब टीचर बच्चों से कनेक्टेड नहीं होगा तो टीचिंग का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, विद्यार्थी अक्सर क्या होता है कि हम जो कोई स्टूडेंट होते हैं वो क्लास में जाने से डरता है, संकोच करता है, हेजिटेशन होता है उसको। क्यों होता है, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिनके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो देखिए, बच्चा जब भी मोटिवेट नहीं होता है तो ये टीचर का कार्य है कि बच्चे को वो मोटिवेट करे। देखिए भैया, बच्चा कोई भी बच्चा हो, वो सभी बच्चा आइंस्टीन नहीं बन सकता है, सभी बच्चा जो है एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत बेलो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, जो बहुत वीक भी होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज भी होते हैं। तो जो बच्चे हमारे क्लास में संकोच करते हैं उनके लिए हमें ये करना है कि केवल उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको लग रहा होगा कि और भी इनमें उत्तर सही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बच्चा उत्साहित होगा तभी आप उससे प्रश्न पूछें। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप प्रश्न पूछते हैं, मान लीजिए वो बच्चा उत्साहित है, लेकिन आपने अगर उससे क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन बच्चा गलत भी कर दिया, मान लीजिए उपहास का विषय बन गया बच्चे के लिए, तो आप उस बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी क्लास को मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह से सभी बच्चों का उपहास उड़ाएंगे तो एक ना एक एक करके बच्चे तो प्रश्न ही नहीं करेंगे, तो सभी बच्चे एक लेवल पर, एक धारा पर कैसे चलेंगे। तो ये आप मोटिवेट स्वयं कर सकते हैं, और अगर आप मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं तो बच्चे बिल्कुल आपका सहयोग बिल्कुल करेंगे। और ऐसा वो कभी नहीं करेंगे कि बच्चे दूसरे बच्चों का जब प्रश्न ना बता पाएँ तो उसमें वो उपहास करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक का कार्य शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव यानी क्लास में शिक्षक का जो बर्ताव है,
ठीक है, वो किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, देखिए, प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निदेशात्मक। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि जो शिक्षक का बर्ताव होता है वो किसी कमांडर्स का तरह नहीं होना चाहिए, वो किसी सेना अध्यक्ष की तरह नहीं होना चाहिए कि हमने कोई भी कमांड दे दिया, ठीक है, हमने कोई भी बात कह दी तो हमारे बच्चे तुरंत उसको 100% कर लें। ऐसा टीचिंग में नहीं होता है। ठीक है, शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो आपका होना चाहिए आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है दोस्तों। देखिए, जब बच्चा आपसे तभी पूछेगा जब आपके जो आदर्श हैं, जो आपके विचार हैं, वो क्लास के प्रति, बच्चों के प्रति, बच्चों की भावनाओं के प्रति, बच्चों की सामाजिक दृष्टि के प्रति, और बच्चों की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मेंटल होता है, फिजिकल होता है, आप सभी के जब उन सभी के विचारों के लिए जब आप आदर्श विचार रखेंगे, जब एक शिक्षक जो है आदर्श बर्ताव करेगा अपने बच्चों से, तो जो बच्चों का जो माहौल होगा वह भी आपका क्लास में पॉजिटिव रहेगा और आपकी जो शिक्षा है वह भी आपकी निखरेगी, जरूर निखरेगी। तो इसलिए शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो होना चाहिए आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ठीक है, परिघटना अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, कह रहा है आपसे। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं करता है। ठीक है, तो वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। देखिए दोस्तों, पहली बात तो हमने क्या बोला कि डूइंग बाय लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो आप कहने का मतलब है कि करके सीखना है, हमें याद नहीं कराना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको इनको करके सिखाना है, रटाना नहीं है। ठीक है, आपको रट्टू तोता नहीं बनाना है बच्चों को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए किस बात पर आधारित है दोस्तों, देखिए ऑप्शंस क्या है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वह मूल रूप से आधारित होती है। देखिए दोस्तों, हम खेलने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है और मुझे लगता है इसका प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। देखिए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर बिल्कुल नहीं है। जो आपका शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित होती है वह आपकी होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दोस्तों नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो खेल पद्धति होती है मूल रूप से आधारित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब हम खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को तो उनके अंदर विकास होता है। विकास का अर्थ सिर्फ शिक्षा से ही नहीं होता है, विकास का अर्थ होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास और भी बहुत सारे विकास हो सकते हैं। ठीक है, और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कैसे बनता है, जब बच्चा कोई भी कार्य करेगा, जब खेलेगा, तो जब वो अच्छा खेलेगा तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, जब लोगों के साथ वो खेलेगा तो भी एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। ठीक है, और जब वो कोई भी कार्य करेगा, दौड़ेगा, ये मानसिक भी उसका विकास होता रहेगा और उसका सामाजिक भी विकास उसी से होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों,
बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण राजनीति है, क्योंकि ये राजनीति नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर है जो आपका है रणनीति होगा। ठीक है, रणनीति, इसको आप रणनीति कर लीजिएगा, गलत टाइप हो गया है। देखिए दोस्तों, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि जब हम कोई कार्य एक समूह को देते हैं तो हम बच्चे जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं। हम बच्चे सीखते हैं कि दूसरों को देखते हैं कि वे कैसे कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी प्रयास करते हैं कि हम भी ऐसे अच्छा करें, हम भी इस तरह से करें, हम भी ऐसे कर लें। तो इस तरह से जो होता है कि जो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक, अनुदेशन। देखिए, जो कठोर शिल्प उपागम है, यह आपका सिद्धांत जो आधारित है, यह आधारित है ऑप्शन नंबर बी पर, यानी इंजीनियरिंग पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जिज्ञासा, बच्चों की जो क्यूरोसिटी होती है वो हम कब शांत कर सकते हैं। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। देखिए दोस्तों, बच्चों की जो जिज्ञासा है वो शांत करनी चाहिए कब, जब वह आपसे प्रश्न करें, जब वह आपसे सहयोग मांगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए दोस्तों, मैं सभी से आपसे कह देता हूँ कि आपकी 10 मार्क्स की आनी है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स सुपर टेट में। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको और बिल्कुल भी आप इसको मिस ना करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। देखिए, हमारा देश ही है एकता में अनेकता। ठीक है, देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। देखिए दोस्तों, टीचर जब क्लास में जाता है, जब बच्चा उनसे रूबरू होता है शिक्षक से, तो शिक्षक क्या देखता है कि विविधताओं में, ठीक है, विविधता देखता है। भाई टीचर तो एक है, लेकिन जब बच्चा देखता है कि 30 या 40 बच्चा क्लास में है, तो किसी अन्य रिलीजन से भी आया होगा, किसी अन्य प्रदेश से भी आया होगा, कैसी उसकी सभ्यता होगी, कैसी उसकी परिकल्पना होगी, कैसे उसके विचार होंगे, कैसा उसका खान पान होगा। ठीक है, इन सभी को एक टीचर को समझना पड़ता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। ठीक है, देखिए एक शिक्षक अपनी विविधताओं को, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम बोलते हैं, भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप भिन्नताएं जो भी हैं या डाइवर्सिटी जो भी हैं, आप उनको महत्व देंगे, बिल्कुल आप देंगे। और बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग कर। देखिए, बच्चा किसी भी प्रदेश से हो सकता है कि उसकी फैमिली जो है
वो सिंगिंग फैमिली से हो, या हो सकता है कि वो फैमिली साइंटिस्ट फैमिली से हो, या हो सकता है कि वो फैमिली किसी अदर रिलीजन से हो। ठीक है, तो उन सभी को आपकी जो है उनकी जो महत्वताएं हैं वो आप सभी को उनको महत्व देना सुनिश्चित करना पड़ेगा। और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके तो आपको जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं वह भी आपको बच्चों के सामने रखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए, बी और सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार से सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही उत्तर है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित ही आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए एक बार और। देखिए दोस्तों, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका उत्तर सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत से अध्यापक केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? देखिए, अब एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा बता देता हूँ, जो भी हमारे अध्यापक भाई हैं उनको बता देता हूँ, जो भी हमारी बहनें हैं, शिक्षक हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। देखिए, मुझे एक बहुत बड़ी पीड़ा है अपने सभी लोगों से कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं और सभी जनमानस से आग्रह करता हूं भारत के, कि ये जो आपकी लाइन लिखी है दलित बच्चों, मैं चाहता हूं कि ये शब्द ही नहीं लिखा जाना चाहिए। क्या होता है दलित बच्चे? भारतीय बच्चे होने चाहिए भैया। दलित बच्चे का क्या मतलब बनता है? ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। हमारे लिए बच्चे बच्चे ही हैं और बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ हैं। जब क्लास में टीचर एंटर करता है तो उसको ये नहीं देखना है कि ये बच्चा दलित है, यह बच्चा उच्च जाति का है, यह बच्चा निम्न जाति का है, ये बच्चा इस वर्ग से है, ये बच्चा इस धर्म से है। कोई भी धर्म नहीं चलता है क्लासरूम में। बच्चे का जो धर्म है वह आपका है सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा। शिक्षक का कार्य है कि जो शिक्षा है यही हमारा कार्य है, यही हमारा पूजा है और यही हमारा ईश्वर है क्लासरूम के अंदर। ठीक है, और आपको बता देता हूँ कि सभी बच्चे बिल्कुल एक समान होने चाहिए
और उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, बिल्कुल भी गलत बात है। अगर ऐसा कहीं भी होता है, मैं उम्मीद करता हूँ पहली बात तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अगर ऐसी मानसिकता है भी किसी की, ईश्वर ना करे कि किसी की हो, लेकिन अगर ऐसी है तो आप थोड़ी सी इसको आप बड़ा सोचें और इसको आप बिल्कुल भी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि बच्चों में ही हम ईश्वर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों के लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तो बहुत गलत बात है। भाई हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आज भी वो पुरानी बातें ऑर्थोडॉक्स या सुपरस्टिशियस टाइप की चीज़ें हम यूज़ करते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं? जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? लड़कियां तो लड़कों से ज़्यादा करती हैं। आप दुनिया में देख लीजिए कि लड़कियां किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। और सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि देखिए, सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो भी ये समझते हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं या लड़कियां पीछे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि हमको जन्म देने वाला भी एक माँ है, और जो माँ थी वो भी पहले एक लड़की ही होगी। तो जो हमको जन्म दे सकता है वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। हमको जो जन्म देता है वो ईश्वर से कम नहीं है। इसलिए जो ऐसी भावना रखते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं या लड़कियां ये नहीं कर सकती या लड़कियां वो नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी भावना हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी अपने मन में। क्योंकि समानता जहाँ होगी वहीं पर एक परिवार, वहीं पर एक समाज और वहीं पर एक देश फलेगा और फूलेगा। और कथन भी है कि जिसकी जो लड़की होती है वही सब कुछ बनाती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर आपको मालूम चल गया था कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दोस्तों, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। देखिए, अनपढ़ माता पिता हैं और उनके बच्चे को अंग्रेजी सिखाएंगे, तो आप किस प्रकार से सिखाएंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ठीक है, मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पर कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी जैसे गांव जाते हैं या किसी ग्रामीणों से मिलते हैं या किसी भी प्रदेश जाते हैं या किसी भी देश जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है, जो हमारा संप्रेषण का एक तरीका है, वो हम कैसे सुदृढ़ या कैसे मजबूत कर सकते हैं? वो तो तभी हम कर सकते हैं ना जब उनकी ही भाषा में हम उनको जवाब दें या उनकी ही भाषा में उनसे हम बात करें। ठीक है, तो जब माता पिता अनपढ़ हैं तो बच्चे को अंग्रेजी सिखाएंगे कैसे? आप उससे अंग्रेजी बोलेंगे, अगर अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीख सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल है आपका गलत बन जाता है। ठीक है, आप बच्चे से अंग्रेजी को बोलने के लिए बाध्य करेंगे। देखिए, बाध्यता बिल्कुल भी गलत होती है। आप किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको अंग्रेजी बोलना है तो बोलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमको। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? देखिए, अब आगे देखते हैं। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है कि बच्चे को अगर आप उसकी मातृभाषा में बोलने से रोक देंगे तो बच्चा बोलेगा क्या भाई? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बच्चे से हम मातृभाषा में ही बोलने को बोलेंगे, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो वही सीखा है ना जो उसने बचपन से किया है, वो वही बोलेगा। आप अपनी बात सिखा सकते हैं, बिल्कुल आप सिखाइए, लेकिन आप कब सिखा सकते हैं? जब आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। भाई, आप किसी को चीज़ आप कोई चीज़ सिखाएंगे तो आपकी जो उसकी चीज़ें हैं वो आप उसको दूर नहीं कर सकते एकदम से। आप उसको क्या करेंगे? आप उसकी हेल्प करेंगे, मातृभाषा की सहायता से उसको अंग्रेजी सिखाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि क्या है? देखिए, वह उच्च जाति से संबंधित हो,
उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ इस प्रश्न में कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है। देखिए, एक प्रभावी शिक्षक हो या एक प्रभावी वक्ता हो या एक प्रभावी नेता हो, ठीक है, इन सभी का मैं उदाहरण आपसे ले लेता हूँ। वह उच्च जाति से संबंधित हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जाति क्या होता है भाई? जाति का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। पानी की कोई जाति है क्या? नहीं है। हवा की कोई जाति है? नहीं है। सूर्य जब रोशनी देता है तो क्या वो जाति विशेष को देता है कि वो वर्ग, क्या वो धर्म विशेष को देता है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को देता है? ऐसा तो नहीं है ना। तो जब पानी की जाति नहीं हो सकती है तो शिक्षक की जाति कैसे होगी भाई? ठीक है। तो शिक्षक का क्या है, आवश्यक क्या है शिक्षक के लिए? प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है? उसका उच्च सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मतलब जो बहुत अच्छा सामाजिक आर्थिक स्तर हो तो क्या वो एक प्रभावी शिक्षक हो सकता है? ऐसा नहीं है भाई। वह कठोर हो या कोमल हो, इन सभी से कोई मतलब नहीं होता है। एक प्रभावी शिक्षक का सीधा सा मतलब ये बनता है कि वह संप्रेषण में निपुण हो। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो जब तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, यानी आपका जो बात कहने का जो लहजा है, तरीका है, आप कैसे अपने बच्चों से कांटेक्ट हो सकते हैं, आप किस तरह से अपना प्रभाव अपने बच्चों पर डाल सकते हैं, ठीक है, यह महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण में निपुण हो, ठीक है दोस्तों। वो बातचीत कहने में, अपने बात को मनवाने में और अपनी पढ़ाई से अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने में, हर चीज़ में वो एक निपुणता होनी चाहिए उसके अंदर, संप्रेषण की निपुणता होनी चाहिए, बच्चों को टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए क्या नहीं है सम्मिलित। गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है आपसे, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लिए, नहीं है पूछा है। तो देखिए गृह कार्य, देखिए आपका जो बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, भाई आप बच्चों से अगर प्रश्न पूछने के लिए नहीं प्रेरित करेंगे तो आप कैसे अपने बच्चों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं? अगर आपसे बच्चा प्रश्न ही नहीं पूछेगा तो पढ़ाने का आपका मतलब क्या बनता है क्लास में? जब बच्चा आपसे प्रश्न नहीं करेगा तो आप कैसे समझेंगे कि बच्चा आपसे क्या सीख रहा है, आप उसको क्या सिखा पा रहे हैं? तो ये आपको बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। देखिए जब भी हम क्लास में एंटर करते हैं हम अपनी बात तो रखते हैं बच्चों के सामने, लेकिन हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं और हमेशा करते हैं कि बच्चों के अनुभवों को भी हम क्लास में ज़रूर रखते हैं। हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चों के अगर अनुभव को रखेंगे या बच्चों की कोई बात मानेंगे तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी सेंस आती है, उनको भी लगता है कि हमारी बात रखी जाती है, हमारा अस्तित्व है कुछ क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए व्हेन यू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, और बच्चा आपको फटाफट जवाब दे देता है, बच्चे के तरीके मान लीजिए आपसे अलग हो सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? उसको डांट देंगे? आप उसको क्या करेंगे? उत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल 100% प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे आप, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पूछता क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गृह कार्य प्रदान करना। भाई गृह कार्य देना ही सब कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, जो भी हमारे नए विजिटर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर दें, यानी ऑल पर सेट कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। बी एफ स्किनर, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, पावलाव।
तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन आपका किसके द्वारा दिया गया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। देखिए, इसका जो उत्तर आपका बनता है वह आपका बनता है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी जीन पियाजे। अब आपको एक और बताना है, जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जीन पियाजे का एक सिद्धांत आप बताइए। देखिए, जो जीन पियाजे का एक सिद्धांत है वह आपका उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे ने ही आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आपके बीएफ स्किनर ने कौन सा दिया था, थोड़ा सा बता सकते हैं, प्रयास करिए। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और कोहलबर्ग ने क्या दिया था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत था यह प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और आपका लास्ट वो जो बनता है पावलव, पावलव ने क्या दिया था भाई बताइए। पावलव ने संबंध प्रतिक्रिया, जो आपका पावलव है उन्होंने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का के जनक हैं। ठीक है, पावलव। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, बहुत से लोग इसको गलत भी करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हमारे दिव्यांग भाई और बहनें हैं, इसको बिल्कुल सही उत्तर करेंगे। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा मित्र, प्रिय मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरा विद्यालय। देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है यानी नर्सरी कक्षा के लायक होता है, तो बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि मेरा कौन सा मित्र है, मेरा पड़ोसी या मेरा विद्यालय, इतना ज्ञान उस बच्चे को नहीं होता है। जो बच्चा नर्सरी का होता है उसको सिर्फ इतना ही पता होता है कि मेरा जो प्रिय मित्र है वह मेरा परिवार है, जो मेरा पड़ोसी है वह मेरा परिवार है, जो मेरा विद्यालय है वह भी मेरा परिवार है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये बिल्कुल सही उत्तर बनता है। जो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो वह है आपकी मेरा परिवार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25, यह आज का आखिरी प्रश्न है। संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं प्रेषक, प्रापक, माध्यम, उपरोक्त सभी। मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी में बता देता हूँ संप्रेषण क्या है एक्चुअली। देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो आपका जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है या उसके घटक हैं वह क्या हो सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन के घटक, यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है आपका अध्यापक हो जाएगा और वक्ता भी हो जाएगा। प्रेषक में आपका अध्यापक और वक्ता दोनों आते हैं। प्रापक में ग्राही और छात्र आता है। माध्यम में यानी मीडिएटर क्या होता है भाई, टीचर और स्टूडेंट के बीच में मीडिएटर क्या है, आपकी बुक्स है, आपका पाठ्य वस्तु है, ठीक है, सिलेबस है, यही तो आपका माध्यम है। तो आपका जो है संप्रेषण का प्रमुख घटक है भाई, अध्यापक भी तो होगा, छात्र होगा और माध्यम भी होगा। भाई ये तीनों ही चीज़ें जरूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए। भाई प्रेषक यानी वक्ता का होना जरूरी है, यानी अध्यापक का होना जरूरी है, प्रापक यानी छात्र का होना जरूरी है, और माध्यम यानी सिलेबस यानी बुक्स का होना जरूरी है, पाठ्य वस्तु। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।